राजस्थान के शांत गांव देवगढ़ में एक साधु, जिसका आभामंडल दिव्य और पवित्र लगता था, वास्तव में एक आदमखोर राक्षस था। 1 दशक से भी अधिक समय से अपनी रहस्यमयी बातों और चालाक हथकंडों से उसने अपराध का जाल बिछाया, भोले भाले ग्रामीणों के विश्वास का फायदा उठाकर धन कमाया और अपनी घिनौनी वासना को तृप्त किया। बीमारी और मासूमियत के कारण कई युवतियां उसके घृणित जाल में फंस गईं। अपराध के चरमोत्कर्ष पर एक युवा जीवन हमेशा के लिए एक सुनसान पहाड़ी के ढलान पर दफन हो गया। क्या इस ढोंगी तांत्रिक के जघन्य अपराधों के साथ सच्चाई भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी? दिसंबर का महीना था। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला सर्द हवाओं और घने कोहरे में डूबी हुई थी। भैरवगिरी की ढलान पर राजू और उसका चचेरा भाई शंकर चुपचाप जंगली शहद की तलाश में भटक रहे थे। यह काम उन्हें विरासत में मिला था और यही उनके परिवार की रोजी रोटी का जरिया था। शंकर, जिसे 10 साल से ज्यादा का अनुभव था, मजबूत कदमों से चल रहा था। उसकी आंखें लगातार पुराने पेड़ों के तनों को खोज रही थीं। वहीं दूसरी ओर राजू, जो 20 साल का नौजवान था, हालांकि वह अपने भाई के साथ कई बार जंगल में आ चुका था, फिर भी जंगल के भयावह सन्नाटे के सामने अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रहा था। जब सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा, राजू अचानक ठिठक गया। शंकर भाई, तुमने कुछ देखा क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। शंकर ने मुड़कर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या देखा? जल्दी चल, अंधेरा होने वाला है। राजू ने आगे घनी झाड़ियों की ओर इशारा किया। मैंने अभी एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत की परछाई देखी जो वहां से गुजरी, बहुत तेजी से। भाई, शंकर ने उसकी बात को यह सोचकर टाल दिया कि उसके छोटे भाई को वहम हुआ है। तू फिर डरने लगा। कोई जंगली जानवर होगा। चल जल्दी, फालतू बातें करेगा तो भूत प्रेत भी हंसेंगे। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए राजू आगे बढ़ा, लेकिन बेचैनी की भावना बढ़ती ही जा रही थी। वह उस छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद, जब वे एक सूखी नदी के पास से गुजर रहे थे, राजू एक बार फिर जोर से चीखा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो देखो शंकर भाई, उस पुराने बरगद के पेड़ की डाल पर। इस बार शंकर भी ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। राजू की उंगली की दिशा में बरगद के घने पत्तों के बीच दोनों यह देखकर सन्न रह गए कि एक धुंधली सफेद आकृति एक डाल पर बैठी थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे, जिससे उसका चेहरा लगभग ढका हुआ था। वह सफेद छाया बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, बस ढलती शाम के धूंध हल्के में एक मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी थी। और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उन दोनों अजनबियों को घूर रही हों। बिना एक दूसरे से कुछ कहे, राजू और शंकर दोनों ने अपना सारा सामान फेंका और जान बचाने के लिए बेतहाशा भागे। अत्यधिक भय ने उन्हें घर का रास्ता भुला दिया और वे बस ढलान से नीचे की ओर दौड़ते रहे। घबराहट में राजू जमीन से निकली एक बड़ी पेड़ की जड़ से टकराकर गिर पड़ा। शंकर उसे उठाने के लिए तेजी से वापस मुड़ा। ठीक उसी समय एक तेज सड़ांध, एक सड़ते हुए शव की विशिष्ट गंध दोनों की नाक में घुस गई। यह बदबू उसी मिट्टी के ढेर से आ रही थी जहां राजू अभी गिरा था। उसके चारों ओर मक्खियां भिन्न भिना रही थीं। डर से उबरने के बाद शंकर को कुछ असामान्य महसूस होने लगा। जंगल के अनुभव ने उसे बताया कि यह किसी जानवर के शव की गंध नहीं थी। किसी अनहोनी की आशंका से उसने कांपते हुए अपनी जेब से पुराना मोबाइल फोन निकाला और जल्दी से पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। 1 घंटे से भी कम समय में जिला पुलिस और अन्य विशेषज्ञ इकाइयां मौके पर पहुंच गईं और पूरे इलाके को घेर लिया। टॉर्च और विशेष सर्चलाइट की रोशनी में अपराध स्थल धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। जिस मिट्टी के ढेर पर राजू गिरा था, उसे सावधानी से खोदा गया। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, बदबू और भी भयानक होती गई, और फिर वह चीज सामने आई जिसे कोई नहीं देखना चाहता था। एक महिला का शव, जो सड़ने की उन्नत अवस्था में था, मिट्टी और पत्थरों के नीचे लापरवाही से दफनाया गया था। पीड़िता ने एक पतला नाइटगाउन पहना हुआ था और उसकी गर्दन पर गला घोंटने का एक गहरा निशान था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने अपना काम शुरू किया। हर छोटे से छोटे सुराग को सावधानी से इकट्ठा किया। उन्हें कुछ अजनबी बाल मिले जो पीड़िता के नहीं थे, और गीली मिट्टी पर कुछ अजीब जूतों के निशान थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीड़िता के नाखूनों के नीचे किसी की त्वचा के अंश मिले थे, जिससे पता चलता है कि उसने मरने से पहले जोरदार संघर्ष किया था। मौके पर ही किए गए शव परीक्षण से पता चला कि पीड़िता की मौत लगभग 3 से 4 दिन पहले हुई थी। हत्यारे ने स्पष्ट रूप से शव को इस सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, इस उम्मीद में कि उसका अपराध उस अभागी पीड़िता के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएगा।
लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि एक संयोग और कुछ अकथनीय आध्यात्मिक तत्व उसके अपराध को प्रकाश में ले आएंगे। जिला अस्पताल के मुर्दाघर में हवा कीटाणुनाशक और शोक की गंध से भारी थी। उस अभागी महिला का शव पहचान के लिए यहां लाया गया था। सड़न की प्रक्रिया के कारण पीड़िता का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था, जिससे आंखों से पहचान करना असंभव हो गया था। जांच दल के सामने पहली बड़ी चुनौती थी। पीड़िता कौन थी? आसपास के सभी गांवों में पीड़िता की पहचान के लिए नोटिस जारी किए गए, जिसमें उसके बचे हुए कुछ शारीरिक विवरण दिए गए थे। महिला, उम्र लगभग 20-25 वर्ष, हल्के गुलाबी रंग का पुराना नाइट गाउन पहने हुए। साथ ही पुलिस की टीमें पिछले कुछ हफ्तों में दर्ज गुमशुदगी की सभी रिपोर्टों की भी जांच कर रही थीं। अगली सुबह जब हत्या की खबर लोगों में फैलने लगी, तो एक बुजुर्ग, दुखी दिखने वाला जोड़ा जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा। वे मोहनलाल और उनकी पत्नी शांति देवी थे। उनके चेहरे चिंता और कई रातों की नींद की कमी के कारण मुरझाए हुए थे। वे अपनी इकलौती बेटी 24 वर्षीय राधा कुमारी के बारे में रिपोर्ट करने आए थे, जिसका 3 दिनों से परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ था। जब एक जांच अधिकारी ने उन्हें पीड़िता के कपड़ों की तस्वीरें दिखाईं, तो शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ीं और दिल दहला देने वाली चीखों में रोने लगीं। आंसुओं के बीच उन्होंने पहचान लिया कि यह वही नाइट गाउन था जिसे उन्होंने पिछले महीने गांव के बाजार से अपनी बेटी के लिए खरीदा था। उस बुजुर्ग जोड़े का सबसे बड़ा डर सच हो गया था। उनकी प्यारी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मोहनलाल के आंसू भरे बयान के अनुसार उनका परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में से था। राधा एक अच्छी और आज्ञाकारी लड़की थी। 12वीं कक्षा के बाद उसने अपने माता पिता की मेहनत को देखते हुए आगे की पढ़ाई नहीं की और जयपुर के एक कपड़ा कारखाने में काम करने चली गई, ताकि वह परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे घर भेज सके। लगभग 6 महीने पहले राधा ने अपनी मां को बताया कि उसे कुछ स्त्री रोग संबंधी समस्या है, जिसका शहर के कई क्लिनिकों में इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस वजह से उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। अपनी बेटी को दिन ब दिन पीला और कमजोर होते देख मोहनलाल और शांति देवी ने उसे गांव वापस बुला लिया। गांव में उन्होंने पड़ोसी पहाड़ी पर रहने वाले भैरव बाबा के बारे में अफवाहें सुनी, जो कथित तौर पर भूत प्रेत भगाते थे और हर बीमारी का इलाज करते थे, यहां तक कि महिलाओं की गुप्त बीमारियों का भी। डूबते को तिनके का सहारा मिला। घर में पैसे न होने के बावजूद उन्होंने किसी तरह कुछ 1000 रुपये उधार लिए, इसे अपनी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद मानते हुए। 3 दिन पहले मोहनलाल और शांति देवी खुद राधा को भैरव बाबा के आश्रम ले गए। आश्रम, जो कि एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी, अजीब ताबीजों और यंत्रों से ढकी हुई थी, जिससे उन्हें थोड़ी आशंका हुई। लेकिन जब उन्होंने लंबी दाढ़ी और भगवा वस्त्र पहने तांत्रिक की मीठी और प्रेरक बातें सुनी, तो उनके सारे संदेह दूर हो गए। भैरव बाबा ने घोषणा की कि राधा पर एक दुष्ट आत्मा का साया है और उसे कुछ रातों के लिए आश्रम में रुकना होगा, ताकि वह अनुष्ठान करके आत्मा को भगा सके और उसे शुद्ध कर सके। पूरी तरह से विश्वास करते हुए माता पिता अपनी बेटी को वहीं छोड़कर घर लौट आए। अगले दिन जब वे अपनी बेटी से मिलने गए, तो उन्हें राधा नहीं मिली। भैरव बाबा ने लापरवाही से कहा कि जयपुर से उसका एक प्रेमी आया और उसे अपने साथ ले गया। उसने मोहनलाल और उनकी पत्नी को अपनी बेटी को ठीक से न पालने के लिए भी डांटा। पहले तो माता पिता को गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। वे अपनी बेटी को कोस रहे थे कि वह बिना बताए क्यों चली गई। लेकिन जब 1-2 दिन बीत गए और राधा का फोन नहीं लगा और उसके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता था, तो माता पिता के मन में अनहोनी की आशंका होने लगी। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला किया और फिर उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक खबर मिली। मोहनलाल और शांति देवी के बयान ने जांच एजेंसी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुराग दिया। एक ऐसा नाम जो पहले संदेह के घेरे में नहीं था, भैरव बाबा, जिसका असली नाम भानु प्रताप सिंह था। अब विशेष जांच दल का सारा ध्यान इस रहस्यमयी स्वयंभू तांत्रिक पर केंद्रित हो गया। पीड़िता के परिवार के बयान से भानु प्रताप सिंह उर्फ भैरव बाबा को तुरंत तलब करने का आदेश जारी किया गया। जब पुलिसकर्मी आश्रम पहुंचे, तो वह अभी भी एक लकड़ी के तख्ते पर आराम से बैठा था। हाथ में पंखा झल रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और भूरे रंग के कपड़ों ने उसके रहस्यमयी रूप को और बढ़ा दिया। पुलिस को देखकर उसने कोई घबराहट या डर नहीं दिखाया, बस तंदन से पूछा, अधिकारीगण, इस गरीब साधु को कैसे याद किया? पूछताछ कक्ष में एक अनुभवी जांच अधिकारी के सामने भानु ने एक अजीब शांति बनाए रखी। उसने स्वीकार किया कि वह राधा कुमारी से मिला था। उसने वही कहानी दोहराई जो उसने लड़की के माता पिता को बताई थी।
राधा को उसका परिवार मेरे पास लाया था ताकि मैं उस पर से आत्मा का साया हटा सकूं। प्रारंभिक अनुष्ठान के बाद वह थकी हुई लग रही थी, इसलिए मैंने उसे अंदर के कमरे में आराम करने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे बाद एक अच्छा दिखने वाला युवक स्कूटर पर आया। उसने कहा कि वह राधा का प्रेमी है और उसे किसी जरूरी काम से लेने आया है। वे दोनों काफी घुले मिले लग रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं पूछा। जाने से पहले राधा ने मुझे धन्यवाद भी दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस साधु को कुछ नहीं पता। भानु की कहानी पहली नज़र में तर्कसंगत और बिना किसी खामी के लग रही थी। उसने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक काल्पनिक प्रेमी का चरित्र गढ़ा था। जब जांचकर्ता ने उस युवक के बारे में पूछा तो उसने एक सामान्य विवरण दिया। लगभग 6 फीट लंबा, काली जैकेट पहने हुए, हेलमेट और मास्क लगा हुआ था। चेहरा ठीक से नहीं देख सका। पूछताछ की 24 घंटे की अवधि समाप्त हो गई। जांच एजेंसी को भानु को जाने देना पड़ा। तांत्रिक पुलिस मुख्यालय से बाहर निकला। उसके होंठों पर एक लगभग अदृश्य मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि उसने सभी को मूर्ख बना दिया है, कि उसका अपराध हमेशा के लिए छिपा रहेगा। लेकिन विशेष जांच दल ने हार नहीं मानी। जांच की दिशा तुरंत एक ऐसे खामोश गवाह की ओर मुड़ गई जो कई रहस्य छिपाए हुए था। पीड़िता का मोबाइल फोन। हालांकि हत्यारे ने फोन को नष्ट कर दिया था, लेकिन डिजिटल युग में डेटा पूरी तरह से गायब नहीं होता है। उम्मीद की एक किरण तब जगी जब पीड़िता के परिवार ने पुष्टि की कि राधा एक स्मार्टफोन का उपयोग करती थी और उसका क्लाउड स्टोरेज अकाउंट था। उच्च तकनीकी अपराध के विशेषज्ञों की एक विशेष टीम का गठन किया गया। परिवार के सहयोग से उन्होंने राधा के क्लाउड अकाउंट से डेटा पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद तकनीकी टीम ने सफलतापूर्वक पीड़िता के क्लाउड स्टोरेज अकाउंट तक पहुंच बना ली। तस्वीरों, संपर्कों और संदेशों के बीच उन्हें एक विशेष फाइल मिली। 1 मिनट से भी कम की एक छोटी ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो पीड़िता की मौत के अनुमानित समय से कुछ घंटे पहले स्वचालित रूप से क्लाउड पर सहेज ली गई थी। एक जांचकर्ता ने कांपते हुए प्ले बटन दबाया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। केवल कंप्यूटर के स्पीकर से आवाज आ रही थी। शुरुआत में राधा की नींद भरी, कमजोर लेकिन भयभीत आवाज आती। बाबा, बाबा, आप यह क्या कर रहे हैं? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? जवाब में एक आदमी की कर्कश, घुरघुराती आवाज आई, जो भानु की सामान्य शांत आवाज से बिल्कुल अलग थी। चुप रह, तुझे मेरी सेवा करनी होगी, तभी आत्मा जाएगी। इसके बाद संघर्ष की आवाजें, कपड़े फटने की आवाजें और राधा के दबे हुए सिसकने की आवाजें आईं। युवा लड़की ने दवा के प्रभाव में होने के बावजूद अपनी आखिरी असाधारण कोशिश में उस पाशविक तांत्रिक द्वारा वश में किए जाने से पहले अपने फोन पर रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया था। रिकॉर्डिंग एक दर्दनाक आह के साथ समाप्त हुई और फिर सन्नाटा छा गया। यह छोटी सी रिकॉर्डिंग ही वह अकाट्य सबूत थी जो एक साधु के वेश में छिपे हत्यारे का पर्दाफाश कर रही थी। देर रात हो चुकी थी, लेकिन विशेष जांच दल में कोई भी सो नहीं सका। राधा कुमारी के क्लाउड अकाउंट से निकाली गई ऑडियो रिकॉर्डिंग एक अकाट्य सबूत बन गई थी। फॉरेंसिक ऑडियो विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि रिकॉर्डिंग में पुरुष की घुरघुराती, पाशविक आवाज भानु प्रताप सिंह की आवाज से मेल खाती है। सब कुछ दिन के उजाले की तरह साफ था। वह पाखंडी तांत्रिक एक कामुक दरिंदा और एक बेरहम हत्यारा था। ठीक उसी समय ड्यूटी पर रखे फोन की घंटी बजी, जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। दूसरी तरफ एक आदमी की घबराई हुई, लगभग टूटी हुई आवाज थी। हेलो, क्या यह पुलिस स्टेशन है? कृपया मेरी बेटी को बचाइए। वह लापता है। फोन करने वाले व्यक्ति का नाम रमेश शर्मा था। उसने बताया कि उसकी 22 वर्षीय बेटी प्रिया का 1 दिन से अधिक समय से परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ है। आखिरी बार प्रिया ने कहा था कि वह दोस्तों की सलाह पर अपने काम में सफलता के लिए भैरव बाबा के पास एक अनुष्ठान के लिए जा रही है। एसपी विक्रम राठौर के दिमाग में रमेश के शब्द एक हथौड़े की तरह लगे। फिर से भैरव बाबा, फिर से एक युवा लड़की। भयानक पटकथा दोहराई जा रही थी। प्रिया उस शैतान के चंगुल में 1 दिन से अधिक समय से थी। उसकी जान खतरे में थी। एक पल भी इंतजार नहीं किया जा सकता था। सभी टीमें अपनी स्थिति में आ जाएं। आपातकालीन स्थिति है। विषय एक अन्य पीड़िता के साथ अपराध कर सकता है। हम आदेश की प्रतीक्षा करने की प्रक्रिया को छोड़ रहे हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। एसपी राठौर की आवाज़ गूंज उठी। 5 मिनट से भी कम समय में 20 से अधिक पुलिसकर्मी पूरी तरह से सुसज्जित होकर विशेष वाहनों में भैरवगिरी की ओर बढ़ गए। जब वे आश्रम पहुंचे तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय अंदर के कमरे की एक छोटी खिड़की के, जहां से एक मोमबत्ती की पीली रोशनी आ रही थी। घेराबंदी पूरी होने के बाद हमलावर टीम
जिसमें सबसे जिंगींग सैनिक शामिल थे, धीरे धीरे मुख्य द्वार के पास पहुंची। धड़ाम, एक जोरदार लात से पतला लकड़ी का दरवाजा टूटकर खुल गया। पुलिस, सब जहां हैं वहीं रुक जाएं। अंदर का दृश्य सभी को स्तब्ध कर देने वाला था। कमरे के बीच में एक टूटी फूटी खाट पर प्रिया शर्मा बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके शरीर पर केवल पतले अंतर्वस्त्र थे। तांत्रिक भानु प्रताप सिंह भी केवल एक पायजामा पहने हुए था और कुछ बोतलों के साथ व्यस्त था। शोर सुनकर वह घबराकर मुड़ा और जब उसने अपने ऊपर तनी हुई बंदूकें देखीं तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, 2 पुलिसकर्मियों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। एक ठंडी हथकड़ी ने उसके पापी हाथों को जकड़ लिया। उसी समय एक महिला कांस्टेबल ने जल्दी से पीड़िता पर एक कंबल डाला। प्रिया को एक शक्तिशाली नशीली दवा दी गई थी। सौभाग्य से पुलिस समय पर पहुंच गई थी। अगर वे कुछ मिनट भी देर करते तो एक और त्रासदी हो जाती। पूछताछ कक्ष में वापस। माहौल अब पूरी तरह से अलग था। भानु प्रताप सिंह सिर झुकाए बैठा था। एसपी राठौर ने उसके सामने रिकॉर्डर रखा और प्ले बटन दबा दिया। राधा कुमारी की हताश चीखें एक बार फिर बंद कमरे में गूंज उठीं। एसपी राठौर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? भानु कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी उसने इनकार करने की कोशिश की। मैं नहीं जानता। यह मैं नहीं हूं। एक अन्य जांचकर्ता ने तस्वीरों का एक बंडल मेज पर फेंका। तो यह क्या है? यह प्रिया शर्मा है, 22 वर्षीय पीड़िता, जिसे हमने अभी अभी तुम्हारे चंगुल से बचाया है। तुमने उसे भी अपनी घिनौनी दवा पिलाई, है ना? प्रत्येक तस्वीर भानु के आखिरी प्रतिरोध पर एक चाकू की तरह चुभ रही थी। उसने महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने छत की ओर देखा, एक लंबी सांस छोड़ी और फिर एक भयानक, पागलपन भरी हंसी में फूट पड़ा। पकड़ा गया, सब पकड़ा गया। हां, यह सब मैंने ही किया है। शैतान के कबूलनामे से नरक के द्वार खुल गए, जिसने 1 दशक से अधिक समय तक चले अपराधों की एक श्रृंखला का खुलासा किया। 10 साल पहले भानु सिर्फ एक बेरोजगार, आलसी आदमी था। एक बार पहाड़ पर उसने देखा कि स्थानीय लोगों में भूत प्रेत और अंधविश्वासों में अंधी आस्था है। उसने खुद को एक आवरण में ढालना शुरू कर दिया, दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए और खुद को एक तांत्रिक घोषित कर दिया जो बीमारियों का इलाज कर सकता है। उसने चमत्कार के झूठे नाटक रचे। धीरे धीरे दूर दराज के गांवों के भोले भाले, अशिक्षित लोग उसके पास आने लगे। जब उसे पूर्ण विश्वास प्राप्त हो गया तो उसकी घिनौनी वासना जाग उठी। उसने युवा लड़कियों को निशाना बनाया, खासकर उन्हें जिन्हें स्त्री रोग संबंधी बीमारियां थीं। उसका तरीका हमेशा यह कहना होता था कि उन पर आत्मा का साया है और उन्हें शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए आश्रम में रुकना होगा। वह गुप्त रूप से अपनी पवित्र जल में नशीली दवाएं मिला देता था। जब पीड़िताएं बेहोश हो जातीं तो वह अपनी हवस पूरी करता। पिछले 10 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक युवतियां उसकी शिकार बनी थीं। राधा कुमारी के मामले में उसने कबूल किया कि उस रात राधा पर हमला करते समय वह अप्रत्याशित रूप से जाग गई। जब उसने सच्चाई का एहसास किया तो उसने जोरदार संघर्ष किया। पकड़े जाने के डर से उसकी पाशविक प्रवृत्ति जाग उठी। उसने अपनी ही बेल्ट से उसका गला घोंट दिया जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गईं। भानु प्रताप सिंह पर मुकदमा जिले के स्टेडियम में चलाया गया, जिसमें हजारों स्थानीय लोग शामिल हुए। जब उसके जघन्य अपराधों की घोषणा की गई तो पूरा इलाका गुस्से से भर गया। अदालत में वह भाग्यशाली ऑडियो रिकॉर्डिंग फिर से बजाई गई। प्रिया शर्मा, जिसे बचाया गया था, ने एक जीवंत गवाही दी। अदालत के कटघरे में खड़े होकर भानु ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। हत्या, बलात्कार और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के लिए अदालत ने भानु प्रताप सिंह को सर्वोच्च सजा सुनाई, मौत की सजा। कठोर और उचित सजा ने समाज से एक कैंसर को खत्म कर दिया, अभागी पीड़ितों को न्याय दिलाया और उन लोगों के लिए एक गहरी चेतावनी थी जो अभी भी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं।